किसी को इतनी हिम्मत नहीं है कि रिजर्वेशन को हटा सके। रिजर्वेशन में संशोधन किया जा सकता है और वो संशोधन की मांग चल रही है और जल्द ही इसमें संशोधन। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि इस देश में सिर्फ दो जातियाँ हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दलित समुदाय के ऐसे लोग हैं जो IAS, IPS, MLA, MP हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपने दलित समुदाय के लोगों के साथ बैठते नहीं है, खाना पीना नहीं पसंद करते। लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे गलत चलाया जा रहा है कि ये सवर्णों का आंदोलन है। ये सवर्णों का आंदोलन नहीं है, ये जनता की मुहिम है, ये गरीबों का आंदोलन है, ये दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों का आंदोलन है और इसे जरूर सफल लोग करेंगे। और जो अभी आरक्षण हटाओ आंदोलन भी चल रहा है, इसमें कोई आरक्षण खत्म करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि गरीबी के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर, शोषित वंचितों के आधार पर देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। उसमें कोई गलत नहीं है। जिनको अगर एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उससे फॉरेन से कोई टीचर एजुकेटर अपॉइंट कर ले रहे हैं, उससे वो टॉपिक समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, तो उनसे कंपीट करना मुश्किल है। ऐसे बच्चे कंपीट करेंगे, जीत भी सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा आरक्षण का सहारा देना पड़ेगा। थोड़ा सा, जैसे 100 नंबर ये ला रहा है, 70 नंबर ये ला दिया, थोड़ा सा आपने पुश कर दिया 30 नंबर का रिजर्वेशन देके, तो ये सामान्य वर्ग का बच्चा जो 4x4 रूम में रह रहा है, जो दलित वर्ग का बच्चा है, वो भी उस एग्जाम को पास कर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूँ आपके साथ टिया गंगवार। मौजूदगी हमारी सुप्रीम कोर्ट में है और जिनसे हम बात करेंगे वो विशाल सर हैं, और जो हम जिस बारे में बात करेंगे वो रहेगा रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से जो है लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो वो 26 तारीख से शुरू हुआ था और आज उसने 6 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं वो गेन कर लिए। तो सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं, क्या लगता है कि वो ठीक है, गलत है और आगे काम करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इसके नाम पर लोग ना जाएं कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इनके जो मैनिफेस्टो है उसको समझने की कोशिश करें। रिजर्वेशन में संशोधन करने की ज़रूरत है और संशोधन ही हो सकता है। कोई भी गवर्नमेंट अगर 500 सीटें भी जीत कर आती है तो वो रिजर्वेशन को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकती है। अभी ऐसा पॉलिटिकल विल भारत के अंदर किसी राजनेता में नहीं आया है। दूसरी बात, संशोधन करने के लिए इसलिए ज़रूरत है कि रिजर्वेशन को जो नेताओं ने अपने पॉलिटिक्स के लिए यूज किया है कि जातीय आधार पर हम आरक्षण देकर और अपने जाति के वोटों को अपने पाले में डाल लेंगे, वो बंद होना चाहिए। भारत में सिर्फ दो जातियां हैं, अमीर और गरीब, और जो गरीब बच्चे हैं उनका सबसे पहला हक है इस पूरे देश के संसाधन पे, चाहे वो कोई संसाधन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोल हो, चाहे माइन हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे LPG गैस का सिलेंडर हो। सबसे पहला हक देश के गरीबों का है, ये बात सबको स्वीकार करनी चाहिए। जिनके बच्चे IAS, IPS ऑलरेडी हो चुके हैं, जो MP हैं, MLA हैं, विधायक हैं, जो दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनके बच्चों को आप रिजर्वेशन देके कहीं ना कहीं उन किसान के बच्चों से, उन आदिवासियों के बच्चों से, उन दलितों के बच्चों से जो अभी तक गांव में अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उनके साथ सिर्फ दिखावे की राजनीति हो रही है, उनके साथ कहीं ना कहीं सामाजिक और संवैधानिक न्याय नहीं हो रहा है। लेकिन सर अगर बात करें तो जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि जितने भी हाई पोस्ट हैं, जितने भी IAS, IPS हैं, जितने भी DM वगैरह हैं, उन सब पे जो है स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वही देखे जाते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि अब ऐसा नहीं रह गया। रिजर्वेशन के माध्यम से बहुत सारे लोग आगे आए हैं। हम कह रहे हैं कि सवर्ण समाज के लोग भी अगर हैं तो सवर्ण समाज के लोग भी तो इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। जब से पार्लियामेंट में संशोधन हुआ और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS का एक सर्टिफिकेट बनना शुरू हुआ, तो कई ऐसे सवर्ण समाज के लोग भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो गलत EWS का सर्टिफिकेट बनवाए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए लाभ का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो ये कानून उनके ऊपर भी लागू होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ OBC और SC ST से रिजर्वेशन लिया जाएगा और सवर्णों में बांट दिया जाएगा। मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसके घर में कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसके घर में कोई बिजनेस के संसाधन नहीं है, कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, उसका पहले हक है मेन स्ट्रीम में आने का। क्योंकि जब लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि हमारे क्या अधिकार हैं,
हम किस मूल्यों पर अपने जीवन को जिएं। अगर कोई आपदा भी आ गई तो उसमें वो बच नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में समाज में ऐसे पिछड़े लोग जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में अभी भी शर्म कर रहे हैं, उनको हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाने के लिए सबसे पहले एम्पावर करना पड़ेगा। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि इस देश में सिर्फ दो जातियाँ हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दलित समुदाय के ऐसे लोग हैं जो IAS, IPS, MLA, MP हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपने दलित समुदाय के लोगों के साथ बैठते नहीं है, खाना पीना नहीं पसंद करते। यानी जो समाज में आगे बढ़ जा रहा है, वो जो पीछे छूट गया है उसके साथ बातचीत नहीं करता है, उसके साथ भेदभाव करता है। आप बताइए, दलित समाज का लोग जो मुसहर लोग होता है उसके लिए भी तो SC ST के रिजर्वेशन है, लेकिन कितने मुसहर समाज के, आदिवासी समाज के लोग आज IAS IPS हैं। दलित समाज के कई ऐसे लोग हैं जो उनसे शादी विवाह भी नहीं करते हैं, संबंध विच्छेद भी नहीं करते हैं और उनके साथ अपना खान पीना भी नहीं चालू किए हैं। तो ऐसी स्थिति में तो समाज में तो और खाई बढ़ेगी। और अगर यही खाई पाटने के लिए ऐसा कर दिया जाए कि सब परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा, सब परिवार में एक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD होल्डर होगा, सब परिवार में पढ़ने वाले लोगों को पहली वरीयता दी जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये खाई जो रिजर्वेशन की वजह से जाति भेदभाव में बट गई है, इस खाई को पाट लिया जाएगा। और इसीलिए आप देखेंगे तो ये लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे गलत चलाया जा रहा है कि ये सवर्णों का आंदोलन है। ये सवर्णों का आंदोलन नहीं है, ये जनता की मुहिम है, ये गरीबों का आंदोलन है, ये दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों का आंदोलन है और इसे जरूर सफल लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जो मोटो दिखाया है उसमें बस एक कील, लास्ट कील जो रखनी रह गई है, वो गरीबों का उत्थान करने को रह गया है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीबी हटाओ के नारे से आए थे और गरीबी तभी हट सकती है जब हर गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा हो, नौकरी कर रहा हो और उसको सोशल, इकोनॉमिक और जुडिशियल सिक्योरिटी हो। और वो सिक्योरिटी तभी आ सकती है जब उसे आप समाज में एक बराबर लेकर आए। तो मेरा मानना है कि यह आंदोलन में सभी वर्ग के लोग जुटेंगे और आएंगे। तीसरी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि OBC समुदाय के लोग बहुत से ऐसे हुए जो तेज़ी से आरक्षण आने के बाद आगे बढ़ गए और उन OBC समुदाय के लोगों को बाद में यह कहा गया कि आपके लिए एक क्रीमी लेयर होगा, एक लिमिटेशन होगा। उस लिमिटेशन के जो ऊपर लोग आएंगे, यानी 8 लाख रुपए जिनकी सालाना आय होगी, उससे ऊपर जो कमा रहे होंगे, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक कहीं नहीं हुआ है। ऐसे ही एक क्रीमी लेयर की बात SC ST में भी की जाती है, लेकिन आज तक SC ST में वो क्रीमी लेयर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। अब बात बताइए, जो चंद्रशेखर रावण नगीना से सांसद हैं, जो रामविलास पासवान जी के बेटे अभी सांसद हैं, जो तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे किसी की भी बात कर ले, जो SC ST समुदाय से हैं, जो IAS IPS या MP MLA हैं या देश में बड़े पद पे हैं, क्या उनके बच्चों के लिए कोई अलग से क्रीमी लेयर का सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए? आखिर OBC के वर्ग के लोग भी तो वही क्रीमी लेयर का सिद्धांत मान रहे हैं। तो ये लोग जो IAS IPS बन गए हैं, इनके बच्चों के लिए क्रीमी लेयर क्यों नहीं लगाया जाए? क्या मेरे गांव का एक दलित बच्चा जो जिसके पिता किसानी करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वो एक दिल्ली के IAS अधिकारी जो दलित समुदाय से है उसके बच्चे के बराबर है? मैं नहीं मानता कि वो बराबर होगा। वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे होंगे, ICSE CBSE बोर्ड की स्कूल में पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे। मेरे गाँव का बच्चा जो दलित समुदाय का है, वो सामान्य स्कूल में, सरकारी स्कूल में 10 रुपये की फीस वाले स्कूल में पढ़ रहा होगा। और जब नौकरी की बात आएगी, जब एजुकेशन की बात आएगी, जब नीट की बात आएगी, जब एम्स में रिजल्ट आने की बात आएगी, तो वो 10 रुपए में पढ़ने वाला बच्चा कभी एग्जाम को नहीं निकाल पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले उस बच्चे को रिजर्वेशन का सहारा दें, क्योंकि इनको एजुकेशन भी अच्छा मिला है, इनको परवरिश भी अच्छी मिली है, सारी सुख सुविधाएं भी मिला है, और उस बच्चे को कहीं ना कहीं बिजली की सुविधा नहीं मिली है, नेटवर्क की सुविधा नहीं मिली है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया और ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं मिली है, और सामान्य स्कूल में पढ़ा है। तो इसलिए
इसलिए ये मूवमेंट को चलाना ज़रूरी है और मैं मानता हूँ कि इस मूवमेंट में हर वो बच्चा आएगा जो कहीं ना कहीं पिछड़े है। अब मायावती जी अगर हैं, अगर उनके कोई बच्चे हैं, मायावती जी दलित समुदाय से, उनके कोई बच्चे हैं या भतीजा है, उसको जो आरक्षण मिलेगा, क्या हमारे गांव के दलित बच्चों को वो उतना कम्पिटिट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। यही हमको समझने की, सोचने की ज़रूरत है। आखिर अगर देश में यह नियम आ जाए कि जो गरीब बच्चे हैं उनको आरक्षण मिलेगा तो इसमें क्या बुराई है? इसमें तो कोई नहीं बुराई है। मैं एक बात बताइए, एक बढ़िया स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा, फॉरेन से पढ़ा हुआ बच्चा आपके साथ अगर नॉर्मल बच्चे के साथ कम्पीट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जीत जाएगा, क्योंकि नॉर्मल बच्चे अभाव में पढ़ते हैं। आप देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लालटेन की रोशनी में पढ़ते हैं, बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो अभी तक जिनके यहाँ मोबाइल का नेटवर्क सही से नहीं आता, जो ऑनलाइन के बारे में जानते नहीं हैं, जो ये नहीं जानते कि फिजिक्स वाला नाम का कोई टीचर भी है और कोई ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं। ऐसे बच्चे जो टियर 1 टियर 2 के स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलुरु, ऐसे बच्चों से कैसे कम्पीट कर पाएंगे? तो मेरा मानना है कि ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी अच्छे एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे माता पिता जिनके नौकरी पा गए हैं, रिजर्वेशन का सहारा लेकर जो सामान्य स्थिति से ऊपर चले गए हैं, उनको रिजर्वेशन ना दे के गरीबों को सबसे पहले रिजर्वेशन देना चाहिए, गरीबों को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। और जिस दिन ये हो गया उस दिन भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि अगर 50% आपकी आबादी देश की गरीब है और वो आपके पूरे क्रियाकलाप में, इकोनॉमिक सिस्टम में सही से फिट नहीं हो पा रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपके 50% जनता काम नहीं कर रही है। देश सिर्फ आगे के 2 पहियों पे चल रहा है, पीछे का 2 पहिया सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जिस समय गाड़ी के 4 पहिए सपोर्ट करेंगे, ये देश ऐसा देश बनेगा कि पूरे विश्व में जिसकी डंका बचेगी और फिर से विश्व गुरु हम बन जाएंगे। सर, अगर बात की जाए चंद्रशेखर रावण जो है, वो जो दलित के मसीहा बोलते हैं, उनका कहना है कि अगर आरक्षण के साथ कुछ भी छेड़छाड़ की जाती है तो जितने जंतर मंतर पे अभी जितनी पब्लिक थी उससे और ज़्यादा पब्लिक हम लेकर आएंगे, लेकिन आरक्षण जो है वो नहीं हटाने देंगे। देखिए, चंद्रशेखर रावण को मैं दलितों का मसीहा नहीं मानता हूँ, बल्कि दलितों का भक्षक मानता हूँ। वो भक्षक हैं, वो दलितों को खत्म करने के लिए जन्म लिए हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जौहर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया, आरक्षण को खत्म कर दिया गया। अब वहाँ एडमिशन लेने के लिए अगर आप दलित हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके लिए चंद्रशेखर रावण एक आवाज नहीं उठाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि आप अब बोलने आ गए कि दलितों का अगर आरक्षण खत्म हुआ तो ऐसे। और मैं चंद्रशेखर रावण को और उनकी तमाम पार्टी से कहना चाहता हूं कि किसी में इतना मादा नहीं है, चाहे वो कोई भी नेता हो, इवन योगी जी प्रधानमंत्री बन के आ जाए, तो बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए सिद्धांतों को वो कुचल नहीं सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसको स्वीकार करती आई है कि हम आरक्षण कभी नहीं खत्म करेंगे। और जो अभी आरक्षण हटाओ आंदोलन भी चल रहा है, इसमें कोई आरक्षण खत्म करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि गरीबी के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर, शोषित वंचितों के आधार पर देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। उसमें कोई गलत नहीं है। गरीब की कोई जात नहीं होती। जब एक पिता अपने बेटे और अपनी पत्नी के लिए, रोटी के लिए साइकिल से निकलता है शहर की तरफ, तो वो उसका जात कोई नहीं पूछता है, वो अपने बेटे की रोटी देखता है, अपने जात की बात नहीं करता है। तो ऐसे गरीब को अगर आप ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं देंगे, तो आप राजनेता नहीं हैं, आप देश को खत्म करने के लिए, दलितों को खत्म करने के लिए अपनी राजनीति चमका रहे हैं। किसी को हिम्मत नहीं है कि आरक्षण खत्म करा ले। आरक्षण के नियम जो चल रहा है, जो 10 साल पे रिवॉल्यूशन होने चाहिए थे, हर 10 साल पे आकलन होने चाहिए थे कि क्या इसमें से अच्छा होकर निकल के आ रहा है, क्या खराब हो रहा है, उसको देखते हुए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। देश के पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को, आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है। यही चंद्रशेखर रावण और विपक्ष की पार्टियां हैं। पिछले सत्र में जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे
सत्र के दौरान ये चर्चा की कि हम महिला बिल लेकर आएंगे, महिला आरक्षण देंगे, तो इन लोगों ने विरोध किया था। नीट का प्रोटेस्ट ये लोग किए, लेकिन नीट का विरोध करते हुए संसद में पकड़े गए। जब बिल पास होता है कि 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा होगी, तो ये लोग विरोध में नारे लगा रहे थे। तो ऐसे लोगों से अगर आप देश को आगे बढ़ाने की बात सोच रही हैं तो कभी नहीं होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी अगर लोकसभा का चुनाव हो जाए तो चंद्रशेखर रावण वो चुनाव हारेंगे। लेकिन सर जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है जिस खिलाफ जा रहे हैं आप, लेकिन जब पार्टीज़ की बात करें, जो राजनीति पार्टीज़ हैं, तो वो अलग अलग बोलते हैं कि हम आएंगे तो 75% देंगे, इतना कर देंगे, इतना कर देंगे। जब गलत है तो वो इतना क्यों बोल रहे हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टियों में अभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक ही दो ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जिन्होंने अपने से अपने राजनीति को पूरे समाज में, विश्व में, भारत में दर्शाया है। बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपने बाबूजी के दम पे राजनेता बने पड़े हैं। अपने से एक भी नहीं चुनाव जीते हैं। लालू यादव के बेटे अपने से एक चुनाव नहीं जीते, मुलायम यादव के बेटे अपने से एक चुनाव नहीं जीते और फिर चुनकर भी नहीं आए। ऐसे ही तमाम नेता हैं जिनको आरक्षण के बारे में पता नहीं है, संविधान के बारे में पता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 किस बात को करता है ये पता नहीं है, इसीलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। अभी एक देश के बहुत बड़े पार्टी के नेता का मैं बयान सुन रहा था, वो उनकी पार्टी का कहना है कि हम आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ला देंगे। मतलब किस ग्रह से आप आए हैं? आप देश को अभी कम खराब किए हैं कि और खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे एक अखिलेश यादव जी है, कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, यानी कि ओबीसी SC ST के लोग 85% हैं तो देश के 85% संसाधनों पर उन्हीं का हक होगा। तो ये चीज़ें देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं करती। और यही रीज़न है कि आज माइक्रोसॉफ्ट के CEO, गूगल के CEO, मेटा के CEO, AI के CEO, ChatGPT के CEO, तमाम लोग देश से बाहर जाकर विदेशों में अपना पूरा स्थान बना लिए हैं। पूरे विश्व को भारत चला रहा है, लेकिन भारत में ऐसे लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है सिर्फ ऐसे राजनेताओं के चक्कर में। और इनकी अगर मानसिक परीक्षण करा ली जाए, एक AQI टेस्ट होता है, अगर ये IQ टेस्ट होता है, अगर ये IQ टेस्ट करा लिया जाए तो मुझे लगता है कि सामान्य स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के बच्चे से IQ कम इन लोगों का होगा जो राजनेता आज देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इन लोगों को बयानों को दरकिनार करना चाहिए। देश को चलाने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला, देश को विजन देने वाला युवा है। युवा ने अगर ठान लिया कि हम ये जो जातिगत आरक्षण है इसको खत्म करके रहेंगे, जिससे कि पूरा भेदभाव भी खत्म हो जाएगा, एक खाई भी है वो भी पट जाएगी, तो उसको वो बदलने में कामयाब होगा और उसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात मैं बता दूं कि 150 करोड़ की आबादी में अगर आप सही से आकलन बैठाएंगी तो 10 करोड़ ही ऐसे लोग हैं जो अमीर लोग हैं, बाकी 140 करोड़ लोग गरीब लोग हैं। और अगर गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है तो किसी को क्यों दिक्कत हो रही है? अगर एक MP का बेटा फिर से आपके साथ कंपटीशन में बैठ जाएगा तो आप कैसे उसको कंपटीशन को आगे बढ़ा लेंगे? एक उदाहरण उसके लिए देता हूँ। अभी ग्लासगो में चल रहा है राष्ट्रमंडल खेल। वहाँ पर साफ नियम है कि अगर 49 किलो का है कोई व्यक्ति तो 49 किलो वाले से कुश्ती लड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति 85 किलो का है तो 85 किलो के व्यक्ति से कुश्ती लड़ेगा। तो वही नियम भारत में लागू होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है, जो गरीबी में रह के पढ़ा है, जो अभाव में रह के पढ़ा है, जिसको 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए जिसके पिताजी ने दिन रात मेहनत की है, ऐसे रह के पढ़ाई करा है, उसका कंपटीशन भी ऐसे ही बच्चे से होना चाहिए, ना कि ऐसे बच्चे से जो AC कमरे में बैठ के बड़े बड़े टीचरों के माध्यम से अपने एक एक सब्जेक्ट को पढ़ा हो और बड़े बड़े स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के वो आज इंटरव्यू में या इंग्लिश मीडियम में पढ़ के, इंग्लिश किताबें पढ़ के हमसे आगे निकल जा रहा है। कंपटीशन बराबर वालों से होनी चाहिए, न कि ऐसे होनी चाहिए कि एक बीच में खाई बन जाए। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर हूँ कि अगर गांव के बच्चों का कंपटीशन गांव के बच्चों से होगा तब वो जरूर उसमें निखर कर आएंगे। अगर गांव के बच्चों का कंपटीशन अभाव में, बिजली की कमी में, नेटवर्क की कमी में, शिक्षा की कमी में, कोचिंग इंस्टीट्यूशन की कमी में और पैसे की कमी में, क्योंकि वो कोटा और दिल्ली नहीं बेच पा रहे हैं, ऐसे बच्चों से होगा जो शहर
घरों में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके ऊपर सारा पैसा, सारा रुपया, सारा संसाधन खर्चा किया जा रहा है, तो गांव के बच्चे पीछे छूट जाएंगे और ये अमीरी और गरीबी का खाई हमेशा बना रहेगा। इस खाई को मिटाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देश में ऐसे लोगों का आना जो इस खाई को मिटा सके, और वो लोग कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से ही आएंगे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पी लिया वो बहुत आगे चला गया। लेकिन सर अभी आपने जिस तरीके से बोला, लेकिन जो नीट हो गया, यूपीएससी, बड़े बड़े एग्जाम जितने भी रहते हैं वो तो सर नेशनल लेवल पे होते हैं ना। अगर कोई बच्चा गांव का है, जिस तरीके से आपने बोला, तो उसको तो जो करना पड़ेगा ना। बहुत अच्छी बात आपने पूछी, यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम हो तो ऐसे बच्चों को आरक्षण क्यों दें जिनके पिता आईएएस है, जिनके पिता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिनके पिता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनके पिता लॉ मिनिस्टर हैं, जिनके पिता इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं। ऐसे बच्चों को आरक्षण आप क्यों दे रहे हैं? आरक्षण ऐसे बच्चों को दीजिए जो गांव से मेहनत करते हुए दिल्ली तक का सफर चुने हैं और इंटरव्यू के रास्ते में पहुंचे हुए हैं। अगर ऐसे बच्चों को आप थोड़ा सा पुश कर देंगे तो वो एग्जाम में पास हो जाएंगे और मेन धारा में जुड़ जाएंगे, और जिस दिन वो मेन धारा में जुड़ गए फिर उनको भी आरक्षण देना आप बंद कर दीजिए। कहने का मतलब है कि जो ऑलरेडी एम्पावर्ड हो चुके हैं, जो ऑलरेडी शक्तिशाली हो चुके हैं रिजर्वेशन का उपयोग करके, उन्हें रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है। जैसे यूपीएससी का नेशनल एग्जाम होता है, अब इसमें मायावती जी के या रामविलास पासवान जी के या चंद्रशेखर रावण जी के घर के बच्चे को जो फैसिलिटी कोचिंग में मिलेगी या जो उनको प्राइवेट रूम में फैसिलिटी मिलेगी, क्या वो व्यवस्था हमारे और आपके गांव के दलित परिवार का बच्चा जो निकल के आया है शहर में पढ़ाई करने के लिए वो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दलित परिवार का बच्चा, एक दलित परिवार का व्यक्ति मुश्किल से महीने का 15,000 कमाता है, और जो 15,000 कमाएगा अगर सब कुछ भी अपने बेटे के लिए न्यौछावर कर देगा तो मुश्किल से 7 से 8,000 वो दिल्ली भेज पाएगा। और दिल्ली जैसी जगह पे 7 से 8,000 रहने का मतलब कि 4x4 के कमरे में आपका पैर भी नहीं पसर पाएगा और आपको वहाँ मजबूरी में रहना पड़ेगा, बिना एसी के, बिना पंखा के, बिना सुविधा के। तो ऐसी स्थिति में रहकर पढ़ाई करके ऐसे बच्चों से कम्पीट करना जो बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिनको अगर एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उससे फॉरेन से कोई टीचर एजुकेटर अपॉइंट कर ले रहे हैं, उससे वो टॉपिक समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, तो उनसे कम्पीट करना मुश्किल है। ऐसे बच्चे कम्पीट करेंगे, जीत भी सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा आरक्षण का सहारा देना पड़ेगा। थोड़ा सा, जैसे 100 नंबर ये ला रहा है, 70 नंबर ये ला दिया, थोड़ा सा आपने पुश कर दिया 30 नंबर का रिजर्वेशन देके, तो ये सामान्य वर्ग का बच्चा जो 4x4 रूम में रह रहा है, जो दलित वर्ग का बच्चा है, वो भी उस एग्जाम को पास कर जाएगा। सर रिजर्वेशन तो जो है SC ST OBC वाले उनको दे रखा है, और जो अगर स्वर्ण समाज जर्नल के जो लोग हैं उनको EWS तो दे रखा है, तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, फिर मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो अभी मांग चल रही है ये सवर्ण समाज के लोगों के लिए नहीं चल रही है। नहीं सर, ये बोला गया कि जो वीक है, इकोनॉमिकली जो वीक लोग हैं उनके लिए, तो सवर्ण समाज इकोनॉमिकली जो वीक हैं वो सवर्ण समाज में जरूरी नहीं कि सिर्फ सवर्ण समाज, तो जो OBC हैं तो उनको तो रिजर्वेशन मिल जाता है, जो नीचे लोग हैं। वही चीज हम समझा रहे हैं कि SC ST में अभी क्रीमी लेयर नहीं है, तो SC ST में तो जो अमीर है उसको भी मिल रहा है, जो गरीब है उसको भी मिल रहा है, तो जो बहुत पैसा कमाया है उसको भी SC ST में मिल रहा है। जो अरबपति हैं, अरबपति के बच्चों के लिए भी कोई रोक नहीं है, अगर वो SC ST के हैं तो उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा, और जो 1 रुपए भी महीने का कमा रहा है उसके लिए भी वही नियम है। तो कैसे ये खाई पटेगी? दूसरी चीज, OBC वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रीमी लेयर को छुपाकर, संपत्ति दूसरे के नाम पर दिखाकर अपने बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा दिला रहे हैं, और EWS वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो EWS का सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं और अपनी आय, अपने पिताजी की आय छुपा ले रहे हैं। तो ये सबके लिए नियम है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर लेकर स्थापित करेंगी तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। आप देखिए, OBC वर्ग में भी कई सारी रिपोर्ट आते हैं कि OBC में 4 समुदाय के लोग, जिसमें यादव जी, कुर्मी जी, कुशवाहा जी और एकाक लोग हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए, और OBC में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पीछे हैं। आप देखिए कि इसी के आधार पर बिहार में 2 OBC हैं, एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड OBC हैं, जो एक अपर OBC, एक लोअर OBC। तो वैसे हर जगह है। मुझे लगता है कि पहली बार ये था, जो गरीब हैं, जो ऐसे तबके के हैं जिनको अभी तक, जिनके घर में कोई नौकरी नहीं मिली है, जिनके घर में कोई एजुकेटेड नहीं है, जिनके घर में शिक्षा का अभी तक रोशनी नहीं जला है, ऐसे लोगों को पहले आरक्षण मिले।
लेकिन सर रिजर्वेशन भी तो ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले देखा जाए कितना जो SC/ST के जो लोग थे कितना परेशान होते, पानी नहीं पीने देते थे उनको, जो छुआछूत की चीज़ें थी तो उनको भी तो काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, इसीलिए उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो ये हटाओ आंदोलन जो चल रहा है देखिए, वो कहाँ से है? वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। रिजर्वेशन में संशोधन की ये आंदोलन चल रही है, रिजर्वेशन हटाया नहीं जाएगा। दूसरी बात, फिर अगर SC/ST की बात करें तो SC/ST की लड़ाई जनरल से नहीं है, SC/ST की लड़ाई SC/ST से है। वही तो हम समझा रहे हैं कि रामविलास पासवान जी, मायावती जी, या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी, या फिर अभी चंद्रशेखर रावण जी, इनके घर के परिवार के बच्चे और नॉर्मल SC/ST के घर के बच्चे एक समान कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये जो संशोधन की बात चल रही है, ये इन्हीं लोगों के संशोधन की बात चल रही है। दूसरी बात जो आपने कही कि रिजर्वेशन हटाओ, मैं फिर से इसको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए। किसी को इतनी हिम्मत नहीं है कि रिजर्वेशन को हटा सके। रिजर्वेशन में संशोधन किया जा सकता है और वो संशोधन की मांग चल रही है और जल्द ही इसमें संशोधन होगा। हमने जिस तरीके से सर से बात की, सर का कहना ये है कि जो रिजर्वेशन है वो हटना नहीं चाहिए, इसमें जो है चेंजेस कर देने चाहिए। जैसे जो लोग इकोनॉमिकली जो वीक हैं उनको रिजर्वेशन में रख देना चाहिए, SC/ST जो है उसमें जो मायने नहीं रखता। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। मैं हूँ आपके साथ टिया गंगवार, आप देख रहे हैं नेशन 99।